बच्चा लोगों गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। गुड इवनिंग भी हो गया क्या? अरे यार पेज कहाँ गया भाई? हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या कर लिया था बच्चा? फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ ये हो गया। एनपीडीटी तक बताया था। तो मतलब अब केमिकल प्रॉपर्टी में शुरू करना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, यही तो। यस सर। अच्छा, चलो चलिए, सबसे पहले जब यहाँ हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी में जो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने शुरू किया है, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बातें यहाँ इन्होंने दे रखा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स के द्वारा क्या शो करते हैं, और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो करेगा तो क्यों करेगा। तो आप बताइए, अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बाकी ये सारे क्वेश्चंस वही वाले यहाँ होंगे कि जैसे जर्मेनियम का +4 दे दिया गया, एसएन का +4 दे दिया गया, पीवी का +4 दे दिया गया। तो ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक में कर चुके हैं। पूछा जाएगा भाई बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए। तो यहाँ जो इन्होंने दिया है यही दिया कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या स्टेबल है, किसका क्या स्टेबल नहीं है। अब आगे अगर हम यहां से बात करें, जो इन्होंने लिखा है कि बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तो अगर हम आपसे ये बोलें कि हमारे पास CCl4 है, आप बताओ क्या लुईस इसी तरह काम करेगा? नो सर। नो सर। लेकिन अगर हमारे पास SiCl4 है तो कर जाएगा, शर्त करेगा। ये कर सकता है, शर्त क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। नहीं, सराउंडिंग में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाँ, यस सर। तो जैसे SiF4 है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन के ऊपर प्लस चार्ज बहुत जाता है, और अगर आपने इसे 2F- दे दिया तो इसे लेकर के क्या बना देगा SiF6 -2। अगर इस कंटिन्यूएशन में हम बात करें SiCl4 है तो ठीक है, फ्लोरीन जितना नहीं है लेकिन यहाँ भी प्लस चार्ज तो आएगा ही आएगा। अगर Cl- दे दें तो नो डाउट ये स्पीशीज बन तो जाएगी, लेकिन चूंकि सराउंडिंग में क्लोरीन की साइज फ्लोरीन की तुलना में बहुत बड़ी हो गई, तो स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये स्पीशीज बन तो जाएगी, लेकिन कैसी होगी? अनस्टेबल। तो अगर ये बन गई तो कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल। ठीक, तो इसे पढ़ लेते हैं जरा। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है तो जितना होना चाहिए उतना ही है, ना तो देंगे ना तो लेंगे। Although carbon cannot exceed its covalency more than 4, other elements of this group can do so. रीजन हम जानते हैं,
फिर आगे कह रहे हैं ड्यू टू दिस। सर हाँ सर SiCl4 को हम लुईस एसिड कंसीडर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है सर। हाँ आगे, it is because of the presence of d orbital in them. Due to this, their halides undergo hydrolysis and have tendency to form the complex H. इस कारण से इनके halides undergo hydrolysis and have tendency to form the complex H by accepting electron pair from the donor species. जैसे इन्होंने दिया है SiF6, ये बन गया, जर्मेनियम का ये मिल जाता है, टिन का ये मिल जाता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे सेंट्रल एलिमेंट की साइज बढ़ती जाएगी, और अगर सेंट्रल एलिमेंट की साइज बढ़ती चली जाएगी तो स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा, कम होता जाएगा, तो ये पाई जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, इसी को जो अभी हमने आपसे बोला था, ये देख लीजिए। कह रहे हैं SiF6-2 इज नोन whereas इतना इज नॉट। तो दो रीजन ये दे रहे हैं। पहला कह रहे हैं 6 large chlorine ion cannot be accommodated around the Si4 due to the limitation of its size and steric repulsion। और अगला बोल रहे हैं interaction between lone pairs of the chloride ion and SiF+4 is not very strong। बच्चा इसे जरूर अंडरलाइन करना, इसे दिमाग में रखना, क्योंकि जब हम लोग किसी स्पीशीज को बोलते हैं पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, तो हम लोग सिर्फ स्टेरिक रिपल्शन वाला फैक्टर कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके लिए एक रीजन देखो इन्होंने ये भी दे रखा है। कारण interaction between the lone pair of chloride ion and Si+4 is not very strong। इसका कारण सिर्फ इतना सा हो सकता है कि जब इससे आपने ये बना दिया तो फ्लोरीन की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, कम है। अगर फ्लोरीन की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है तो सिलिकॉन के ऊपर आने वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, फ्लोरीन वाले की तुलना में कम होगा। तो अगर आपने 2Cl- इसे दे दिया, यानी जो इसका लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो रीजन है, एक तो ये भी रीजन है, और सेकेंडरी रीजन की अगर हम बात करें तो एक ये भी रीजन है कि Si+4 की क्लोराइड आयन के लोन पेयर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा। अब कोई पूछ ले क्यों नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग में जो क्लोरीन लगी है उसकी इलेक्ट्रोनिटी होती तो है, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम है, इसलिए संभव नहीं है। चलो दो रीजन यहाँ हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद इसमें यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग आ गए रिएक्टिवली टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, सर GeCl6 तो बन रहा है, लेकिन जब SiCl6 इसके इलेक्ट्रोनिटी का अंतर लोगे तो जो इलेक्ट्रोनिटी का अंतर यहाँ होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी का अंतर यहाँ होगा, यानी जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनिटी सिलिकॉन से कम है। अगर नहीं आई से बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनिटी क्या करती है, कार्बन से कम हो गई सिलिकॉन, उसके बाद क्या करती है, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट, और फिर कह देते हैं यहाँ बढ़ जाती है। तो ऐसे अगर जनरल बात करें कि भाई ये क्यों बन जाता है, तब यहाँ फिर हम सिर्फ एक फैक्टर लेंगे, दोनों फैक्टर नहीं लेंगे। कौन सा, स्टेरिक रिपल्सन वाला, कि जर्मेनियम की साइज चूंकि बढ़ जाती है इसलिए 6 क्लोरीन एक बड़ी साइज के चारों तरफ एकोमोडेट हो सकते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। All the members when heated in oxygen form the oxides. They are mainly two type of oxide, monoxide and dioxide। इसमें अगर हम बात करें तो मोनो और डाइऑक्साइड बनती दोनों तो हैं, लेकिन एक मोनोऑक्साइड ऐसा होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको नहीं मिलता है, SiO हाई टेम्परेचर ओनली। अगर लो टेम्परेचर होता है तो दो आपस में मिलकर के क्या करेंगे, डाइमर बन जाते हैं। मतलब डाइमर क्या, ये लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे मिलेगा, अगर लोअर टेम्परेचर पे आते हो तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इसके SiO2 में। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक। आप जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर।
तो अगर किसी एक का लेते हो, हमने कहा हमारे पास SiO है और हमारे पास SiO2 है, बताइए एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर SiO2 is more acidic. अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इन ऑक्साइड्स में हमें दिमाग में रखने वाली चीज है वो क्या है कि हमारे पास CO है, SiO है, GeO है, SNO है, PbO है, CO2 है, SiO2 है, GeO2 है, SnO2 है और PbO है। यहाँ से जो चीज इंपॉर्टेंट और जो पूछी गई है वो नेचर है, तो आपको ये दिमाग में रखना है एम्फोटेरिक होते हैं, ये दिमाग में रखना है न्यूट्रल होता है, और अब जितने भी बच गए ये और इधर वाले ये सारे होते हैं एसिडिक, ये सारे होते हैं एसिडिक। तो यहाँ खास करके नेचर दिमाग में रखने वाली बात। प्रॉब्लम 11.5 को देख लीजिए। Current select the members of group 14 that form the most acidic oxide। बताओ भैया। कार्बन। इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज्यादा कार्बन के है। इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड है, लेड। +2 सबसे ज्यादा किसका डोमिनेट करता है? लेड का। और यूज एज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। इस ग्रुप में अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होती। टिन रिएक्शन करता तो है लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और लेड पैसिव हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड जब स्टील के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये बात इन्होंने यहाँ दे रखी है कि लेड इज अनइफेक्टेड बाय द वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। स्टीम डिकम्पोज कर टिन डिकम्पोज करता है स्टीम को, और बाकी दोनों जो है वो वाटर से रिएक्शन करते हैं। अब हाइलाइट्स की बात करें, अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन से रिएक्शन करवाएं तो हमें दो मिलता है। एक मिलता है EX4 टाइप का हैलाइड और अगला मिलता है EX2 टाइप का हैलाइड। अगर EX4 की बात करें तो जैसे हमारे पास है CX4, SiX4, GeX4, SnX4 और PbX4। सिमिलरली CX2, SiX2, GeX2, SnX2 और PbX2। यहाँ सारे हैलाइड्स मिला के सब 4-5 पॉइंट्स हमारे काम के। अब इस पे हम कोई बात करें उसके पहले पहला पॉइंट है कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो भाई। True. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग Reducing agent है। रिड्यूसिंग। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग Reducing। एजेंट एक साथ नहीं होंगे। अगर आप इन्हें ये बना लेगा PbI2 और साथ में PbI2 plus I2। हाइड्रोजन सॉलिड। लेकिन इसका रीजन एनसीईआरटी ने ये नहीं दिया है। अब आपको सिर्फ बताना होगा एनसीईआरटी का रीजन लिख के कि जो एनसीईआरटी ने रीजन दिया है वो क्या है। जो हम लोग बोल रहे हैं ये गलत है, या एनसीईआरटी गलत है, या दोनों एक ही है। तो देखो जरा, PbI4 does not exist because बोलो, जो हमने रीजन दिया जो इन्होंने रीजन दिया, दोनों एक ही बात है, अलग अलग।
मतलब कोचिंग से आके भी उन्हें पानी भी नहीं दिया। एक्चुअली आज हमारे यहाँ एक टीचर की तबीयत खराब थी, वो आए नहीं थे, उनकी 3 क्लास मैनेज करनी थी, भागे भागे फिर कोचिंग जा करके किसी तरीके से। बोलो भैया। फिर सेम रीजन है। बोलो भाई, एक बच्चा क्यों बोल रहा है? भैया और लोग आंसर दो यार। वाइज में कोई आंसर दे यार। नाता कोई बोल ही नहीं रहा है, सर कह रहे थे। वही कह रहे हैं ना, बिल्कुल पूछ लो, बिल्कुल मौन व्रत धारण कर ले तो। अरे यार ये सादगी बैच है भाई, रेगुलर बैच नहीं है, कैसे बात कर रहे हो यार? ये सादगी बैच का ही मतलब होता है ना, क्लास इंटरेक्शन वाली होनी है, कथा वाली थोड़ी होनी कि हम एक तरह से प्रवचन दे रहे हैं, उधर सुन के लोग पूरे कमा रहे हैं। भाई और लोग बताइए, हमने ये रीजन दिया है, हमारा रीजन कितना सही है, या एनसीईआरटी जो रीजन दिया है? सर ये रीजन सही है, और एक रीजन ये भी है कि आई का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ। एक मिनट रुको, आ रहे हैं। हमने कहा भाई चाय बनवा ले यार, तो भागे भागे आ गया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, हमने जो बोला, दोनों में अंतर यही है, दोनों एक ही बात है। कैसे? हमने बोला कि PbI4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि PbI4 अनस्टेबल है। PbI4 क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि हमारे पास था 6s2 6p2, हमने जबरदस्ती एनर्जी दे करके हमने S2 को अनपेयर कर दिया, और जब हम अपनी तरफ से एडिशनल एनर्जी दे करके हमने इसे अनपेयर कर दिया, तो अब हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, और इस हिसाब से 4 बॉन्ड हमने बना दिया। लेकिन हमने इसे जबरदस्ती अनपेयर किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण इसे अनपेयर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मौका मिलेगा, ये जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी देकर के इसे स्टेबल किया है, जैसे ही मौका मिलेगा एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करके वापस चला आएगा। तो यही भी लिख रहे हैं कि जब शुरू में ये 2 बॉन्ड बनते हैं आयोडीन के, तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, और इसीलिए PbI4 बनता नहीं। यही बात ये भी है, बस इनडायरेक्ट है। इसे हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेट कर दिया, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोगों ने बोला था कि NS के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्साइट करने के लिए मच मोर ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ पी एंड एफ। तो दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं। तो एक तो हम लोगों ने ये बोल दिया कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। अगली चीज, SnF4 एंड PbF4
आयोनिक है और रेस्ट ऑल आर कोवेलेंट। और बाकी सारे के सारे कोवेलेंट है। तो पहले ये दो बात हमको हर हाल में बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो आइए बात कर लेते हैं। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। बताइए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कांस्टेंट। सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। कांस्टेंट। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज होगी सर, आयनिक एटम नीचे आ रहा है। टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीजेस। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। सेम रहेगा। नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है ना। हाँ, तो ये शुरू वाले दो हैं, ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में पाए जाते हैं, अदरवाइज पाए नहीं जाते। और बाकी ये नीचे वाले पाए जाते हैं। 4 स्टेबिलिटी यहाँ आती है। अभी जब एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो चारों यहाँ एक बार बता दो, फिर आगे आ जाते हैं। अगली स्टेबिलिटी में तो ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ गए थे। अब हम लोग एलिमेंट को, सेंट्रल एलिमेंट को फिक्स कर देंगे। अभी तक सेंट्रल एलिमेंट चेंज किया, सराउंडिंग फिक्स था। अब सेंट्रल एलिमेंट फिक्स कर देंगे, सराउंडिंग चेंज कर देंगे। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना कि स्टेबिलिटी कैसे घट बढ़ जा रही है? हम लोगों ने ट्रिक पढ़ रखा है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, उसी को अप्लाई कर। यस सर। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आइए पढ़ लिया जाए। आगे कह रहे हैं कि हेवियर मेंबर्स जर्मेनियम टू लेड, यानी कार्बन सिलिकॉन को इग्नोर कर रहे हैं। हेवियर मेंबर्स जर्मेनियम से लेड आर एबल टू मेक द हैलाइड्स ऑफ द फार्मूला MX2। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो ऊपर वाले दो हैं वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। हाँ, नीचे वाले मिलते हैं। और ऐसे भी आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे तरफ आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर तरफ आने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये दोनों इतने अनस्टेबल होते हैं कि ऐसे नहीं मिलते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में मिलते हैं। हाँ, नीचे वाले मिलते हैं। आगे कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हम लोगों ने देखा है। कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी GeS4, यहाँ देखो, इज मोर स्टेबल देन ये। किस बात को ये बता रहा है भाई? जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा स्टेबल हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये तो हम लोगों ने मान लो ऊपर नीचे जाके देख लिया। अब अगर हमको कंपेयर करने के लिए ऐसे एसएम दे दिया जाए, ऐसे एसएम, इट इज मोर स्टेबल, ऐसे एसएम दे दिया जाए, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। केवल यही है जहां +2 जाके स्टेबल होगा ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। ये हम पहले जानते हैं। आगे करें है PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है। एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राहैलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड। यहां देखना,
except CCl4 other tetrahalides are easily hydrolyzed by the water. इतनी बात का रीजन क्या है? डी ब्लॉक नहीं एब्सेंस होता है ऑफ ना। डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर इसी लाइन के आगे हम जोड़ दें कि except CCl4 other tetrahalides are easily hydrolyzed by water and tendency of hydrolysis on going down the group decreases. यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। हो गए। यस सर। आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। हाँ। अब यहाँ इन्होंने हाइड्रोलिसिस दिखा रखा है, हाइड्रोलिसिस का ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया है। इसको यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या वाटर मॉलिक्यूल आप निकालते जाओ, तो जब पहला वाटर मॉलिक्यूल एक निकालोगे तो आपको मिल जाएगा सिलिसिक एसिड, और एक वाटर मॉलिक्यूल और निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा SiO2। तो ये भी किसी फॉर्म में आप लिख दो, इसमें कुछ गलत नहीं है, सब सही पाया जाता है। एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, तो हम पहले बात कर चुके हैं बोरान फैमिली में भी कि पी ब्लॉक के जो पहले मेंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर से अलग होती है, और उसका रीजन वही था कि स्मॉलर साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेटी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही सारी कहानी कार्बन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। कार्बन की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के और मेंबर्स की तुलना में अलग क्यों हो जाती है, तो उसके लिए यही रीजन एप्लीकेबल है। कार्बन में एक यूनिक टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जबकि बाकी वाले नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द CC मल्टीपल बॉन्ड एंड अदर्स कैन नॉट डू दिस, व्हाई? सब मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। वही पूछ रहे हैं, व्हाई? साइज बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। साइज बड़ा हो जाता है। यस सर। साइज बड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन में बोलते हैं कि हमें N2 तो मिलता है नेचर में, लेकिन नेचर में हमें P2 नहीं मिलता, बल्कि हमें P4 मिलता है। तो यहाँ भी ये रीजन है कि नाइट्रोजन में स्टेबल लार्जर साइज होती है, जबकि फास्फोरस स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए P2 के रूप में नहीं पाया जाता, और ये कर सकता है इसलिए इस रूप में पाया जाता है। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो बाकी पी पाई डी पाई की बात है। आगे कह रहे हैं कि हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड because their atomic orbitals are too large and diffuse to have the effective overlapping। जैसे जैसे ऊपर से नीचे तरफ जाओगे ऑर्बिटल्स बड़े हो जाएंगे, ऑर्बिटल बड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा एरिया में डिलोकलाइज होगा। अगर ज्यादा एरिया में डिलोकलाइज होगा तो ओवरलैपिंग होने के बाद इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड पाए जाने बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये वही क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसका जो रीजन है ये वही लिखा है इन्होंने। आप बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है, पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है? तो सिग्मा बॉन्ड में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है और पाई बॉन्ड में हेड होती है। हो जाती है। ये तो रट के बैठे हो यार, ये रीजन नहीं है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट along the nuclear axis इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन द न्यूक्लियस, इसलिए स्ट्रांग होता है। और यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट above and below the nuclear axis। इसलिए रीजन होता है। तो ये जो साइज अगर ऑर्बिटल्स की लार्ज हो जाएगी तो ओवरलैपिंग होने के बाद जो दो ओवरलैप करेंगे इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम होती चली जाएगी। चाहे ऊपर हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये जो न्यूक्लियस का रिपल्सन होगा इसे इलेक्ट्रॉन काउंटर नहीं कर पाएगा, और इसलिए बॉन्ड वीकर हो जाता है, स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी कम हो जाती है। कैटनेशन हम लोग बात पहले कर चुके हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन,
सबसे पहली बात है कि हम कार्बन के एलोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरे को बोलते हैं एमार्फस। अब दोनों में अंतर क्या है, क्रिस्टलाइन और एमार्फस? क्रिस्टलाइन और एमार्फस में अंतर क्या है? सर क्रिस्टलाइन में रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाएगी, एमॉर्फस में इरेगुलर होगा। क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक होता है, एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टलाइन रिएक्टिविटी नहीं शो करता, एमॉर्फस रिएक्टिव होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब कि अगर 100 एटम है तो 100 एक ही पैटर्न में जुड़े होंगे, 5 है तो 5 एक ही पैटर्न में सब जुड़े होंगे, दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न में बॉन्डिंग नहीं होगी। वेल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। और एमार्फस का मतलब होता है अनसिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हो सकता है 50 एटम में से 5 किसी एक तरह से जुड़े हों, अगले 10 किसी एक तरह से जुड़े हों, अगले 5 किसी एक तरह से जुड़े हों। तो क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ वेल सिस्टम। अगर आइटम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है तो किसी भी आइटम के चारों तरफ जो ज्योमेट्री है वो फिक्स हो जाएगी, और अगर एक डेफिनेट ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी तो इसका मतलब वहां हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पाया जाएगा। एमार्फस में आपने बोला कि अनसिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, पता ही नहीं है, तो अगर अनसिस्टमैटिक अरेंजमेंट है तो किसी एक आइटम के चारों तरफ की ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होगी, और अगर किसी एक के चारों तरफ की ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होगी तो इसका मतलब हुआ कि वहां हाइब्रिडेशन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। अब अगर किसी का बहुत सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिव कम होगा। कोई अनसिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि वह स्टेबिलिटी उसकी कम है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक। अब अगर हम आपसे बोले कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस एलोट्रॉप एक दूसरे से किस मामले में समान होंगे और किस मामले में डिफर करेंगे? लो ये बच्चा बोल रहा था वो भी चुप हो गया। सर हम तो सब डिफर वाला बता दिए। हाँ देखो, हमने पूछा ना कि ये दोनों किस मामले में समान होंगे और किस मामले में डिफर करेंगे। नहीं पता। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी समान होगी। देखो एलोट्रॉप्स में हमेशा याद रखना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी समान। तो एलोट्रॉप्स का मतलब हुआ एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल रूपों में पाया, केमिकल रूप नहीं बोला जाता, डिफरेंट फिजिकल रूपों में पाया जाता है। इसका मतलब उन एलोट्रॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात करोगे तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, अंतर होगा तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में कौन कौन से हैं? डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब आप सिर्फ मैं एक तरफ से क्वेश्चन पूछते चलता हूँ और आप मुझे आंसर बताते चलिए। पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए डायमंड में जो सीसी सिंगल बॉन्ड है तो ग्रेफाइट के तुलना में छोटी या बड़ी? छोटी होगी। बड़ी में sp3 होता है ना डायमंड में, तो ज्यादा होगी। ये आपका ग्रेफाइट है, ऐसे करिए, और ये आपका डायमंड है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वह ग्रेफाइट के सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ की तुलना में छोटा या बड़ा? यस सर। बड़ी। सर वो तो बड़ा हो जाएगा। बड़ी होगी। कार्बन में सीसी सर वो और ग्रेफाइट में छोटी होगी। छोटी होगी। ग्रेफाइट में सीसी बॉन्ड लेंथ छोटे होने का कारण बताइए। sp2 होगा। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है? यस सर। क्यों पड़ता है? बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी sp2 में। ये तो पूछ रहे हैं क्यों पड़ता है। सर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। sp2 में ज्यादा हो जाएगी। अच्छा मोर क्लोज टू न्यूक्लियस हो जाए। चलो यहाँ ध्यान। जब आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा
तो आपको हाइब्रिडेशन के जस्ट बाद एक लाइन बताइए यही होगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां आपको बताया गया होगा कि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो उसको हमेशा हम एक लार्जर लोब एक स्मॉलर लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अब आप बताओ, अगर ये हाइब्रिड हमने ऑर्बिटल बना दिया तो इन तीनों को देख के आप बता सकते हो कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है? यस सर। यस सर। कौन sp है? सेकंड वाला sp2 है फर्स्ट वाला। हाँ sp3। हम लोग बोलते हैं कि एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है लार्जर लोब बिकम्स थिकर एंड स्मॉलर। जो बड़ा वाला लोब है वो मोटा और छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे यस का परसेंटेज कम होता है जो लार्जर लोब है वो थिनर और लॉन्गर होता जाता है। तो अब अगर आप बात करोगे तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, और यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अब अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका मतलब यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे? लंबे लंबे होंगे और पतले से होंगे। और अगर ये sp2 है तो इसके तुलना में यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे? थोड़ा सा मोटे होंगे और छोटे होंगे। तो अगर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? छोटा। अगर बड़े बड़े ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बॉन्ड कैसा बनेगा? बड़ा। एक तो रीजन ये दे सकते हो। दूसरा रीजन दे सकते हो कि ग्रेफाइट के केस में जो बैलेंस शेल में चौथा इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चूंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो बैलेंस शेल का चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो चौथा इलेक्ट्रॉन अपने रिंग में घूमता है, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ क्या मिल जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और कार्बन में डायमंड में क्या है? सिंगल बॉन्ड केवल है। तो अगर कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो दो रीजन आप दे सकते हो कि आखिर ग्रेफाइट के केस में जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो डायमंड की तुलना में छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? दो रीजन आप दे सकते हो। अगली चीज, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर, सॉरी डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या बैड? सो बैड। बैड है। कारण मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होता। और जब तक कोई चार्ज कैरियर फ्री नहीं होगा तब तक करंट के कंडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। आपको बताना है डायमंड मॉलिक्यूलर सॉलिड है या एटॉमिक सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर। बोलो भाई। मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एटॉमिक सॉलिड है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड। डायमंड एटॉमिक सॉलिड है। अब आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एटॉमिक सॉलिड में अंतर क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब समझते हैं? कोवेलेंट। नहीं। जिसमें मॉलिक्यूल कांस्टिट्यूएंट हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब हुआ कि एक एक मॉलिक्यूल की अपनी आइडेंटिटी है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं और कोई रिश्ता नहीं होता। हर मॉलिक्यूल अपना अलग है, उसका अपना अस्तित्व है, उसका दूसरे से सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी वंडरवाल्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं होता। और एटॉमिक का मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता। हम पूछे आपसे कि बताओ डायमंड का मॉलिक्यूल बताओ, कोई मॉलिक्यूल नहीं, Cn है। हम बोले ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल बताओ, कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं, Cn। हमने कहा फुलरीन का मॉलिक्यूल बताओ, कुछ नहीं होता, Cn। मॉलिक्यूल होता ही नहीं, दे ऑल आर एटॉमिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर वन डाबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। But in case of atomic solid, atoms are held together by strong covalent bond. Yes, sir.
तो आपका डायमंड एटॉमिक नहीं, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक सॉलिड है सर बट ग्रेफाइट में तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्यों नहीं मॉलिक्यूलर होगा ना। देखो सर ग्रेफाइट में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। देखो भैया, मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए था वैसे। ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, यस सर। इसके नीचे ग्रेफाइट की एक दूसरी लेयर है, मतलब हेक्सागोनल होगी। वंडरवॉल दो लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जरा बताओ, ये वाली जो लेयर है ये इनफाइनाइट तक जा सकती है? कार्बन कार्बन एटम जुड़ते हुए चले गए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डायमंड का एक टुकड़ा ये है, डायमंड का एक टुकड़ा ये है। अगर आपने डायमंड के दो टुकड़े को अगल बगल रख दिया तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ग्रेफाइट की एक लेयर है, ग्रेफाइट की दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम आपसे बोले सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल अपनी अलग आइडेंटिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, और इसके बीच होता है वीकर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जहां एक मॉलिक्यूल को आप अलग कर सकते हो। हमने बोला आइस कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्यों? एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल अलग, ये मॉलिक्यूल अलग, ये कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला क्वेश्चन, आप बताइए कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होता है। डायमंड कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की तुलना में बहुत ज्यादा। काहे? नेटवर्क कंपाउंड है। स्ट्रक्चर वही है, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड है। इट इज एटॉमिक लैटिस होती है, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ जब डायमंड में से किसी एक कार्बन को आप डिस्टर्ब करोगे तो आपको लग रहा होगा कि आप सिर्फ 4 बांड तोड़ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने डायमंड के किसी एक कार्बन को आपने डिस्टर्ब किया तो चूंकि यह एटॉमिक सॉलिड है, अगर कार्बन के इस एटम को आपने डिस्टर्ब किया, एटॉमिक सॉलिड है, ये इससे जुड़ा है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो ये भी डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब होगा तो इसके आगे वाला डिस्टर्ब होगा। तो इसका सर तो ये कह सकते हैं कि जितने भी एटॉमिक सॉलिड होंगे वो सारे नेटवर्क कंपाउंड होंगे। होते ही हैं, SiC, B4C, SiO2, ये सब क्या है? नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेटवर्क, ये सब एटॉमिक सॉलिड होंगे। हम अपने सुविधा के लिए लिस्ट जरूर देते हैं SiO2, लेकिन कल को आप बताइए SiO2 में एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? बोलो। 4 ऑक्सीजन से। तो अगर आप कह रहे हो SiO2 में 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब जो SiO2 आपने लिखा ये सही नहीं है, गलत है। पॉलीमराइज फॉर्म होगा। हम केवल अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, SiO2 का एक मॉलिक्यूल है ही नहीं है। यस सर। हम सिर्फ सुविधा के लिए लिखते हैं, बच्चा ये SiO2 का एक मॉलिक्यूल नहीं है। आप लिख देते हो NaCl, आपको क्या लगता है NaCl का एक मॉलिक्यूल आपने लिखा है क्या? आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। ये तो हम रिएक्शंस को अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं, सुविधा के लिए शार्ट में हम लिख लिया करते हैं NaCl। सच्चाई क्या? कल को आपसे पूछ रहे हैं कि NaCl एक सॉलिड है, बताओ कैसा सॉलिड है? एटॉमिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है? तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, यानी NaCl मॉलिक्यूल अलग नहीं कर सकते हो, आयन अलग कर सकते हो। यस सर। तो अगर हमने बोला कि भाई डायमंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है और फिर भी इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रीजन वही है, द स्ट्रक्चर extended and produce a rigid 3-dimensional network of carbon atoms.
इसीलिए ऐसा हो जाता है। फिर कह रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी बोला ना एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लैटिस में एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। यूज एन एब्रेसिव फॉर शार्पिंग हार्ड टूल्स। एब्रेसिव का मतलब ग्लास कटर में। ग्लास कटर में, तो घिसना। हाँ एब्रेसिव का मतलब घिसना, यस सर। घिसना बनाना। भाई गर्ल्स आप देखो ना, घर में जो लेडीजें होती हैं, आंटी भाभी, वो स्क्रबर लगाती हैं या नहीं लगाती? अरे भाई यस सर। तो आपके फील्ड गर्ल्स, ये तो आपके फील्ड की बात मैंने बोली यार। यस सर। और जब स्क्रबर घर में भाभी जी या आंटी जी लगाती हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? डेड सेल्स को हटाना। और जब ग्लो करना। हाँ, जब डेड सेल्स को आप हटा देंगी तो लिविंग जो सेल्स हैं ऊपर आ जाएंगे, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा प्रॉपर, और ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो स्किन में शाइनिंग आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। तो एब्रेसिव का मतलब होता है किसी खुरदरी सरफेस को घिस घिस करके चिकना बनाना। चलो भैया, एक ये प्रॉब्लम है, इसको बताओ। वही है, अभी हम लोगों ने पूछा है। तो वही नेटवर्क कंपाउंड। ये देखो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, पूरे लोकलाइज होता रहता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, क्यों? इसलिए लेवल एक दूसरे पे स्लिप करती है उसकी। नहीं, हमको दोनों का रीजन चाहिए ना। हमने बोला कि हम इसको ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बोल दिया लेयर स्लिप करती है, रीजन हो गया। लेकिन फिर हमने बोला हम बहुत हाई टेम्परेचर पे इसका ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है थर्मोडायनेमिक। अगर ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब हीट रेजिस्टेंट हो गया, और चूंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं तो इसलिए स्लिपरी नेचर हो गया। तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उन मशीन्स में जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जहां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, और जहां आयल संभव नहीं है, आयल वेपराइज कर जाएगा, वहां भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो रीजन हो गया, इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एंड लेयर्स स्लिप ओवर ईच अदर। आप बताओ लेयर्स क्यों एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं? Because of weak van der Waals forces. और लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर और वीकर van der Waals force of attraction, so they slip over, and it is thermodynamically most stable, so it is used as lubricant. आप बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का क्या इस्तेमाल है? सर कंट्रोलर की तरह। यस सर, रॉड्स बनाते हैं। कंट्रोलर रॉड या मॉडरेटर? कंट्रोलर रॉड। मॉडरेटर के लिए। मॉडरेटर की तरह से। कंट्रोलर मॉडरेटर। अगर आपने बोला कंट्रोलर या मॉडरेटर तो दोनों में कोई अंतर तो होना चाहिए ना। सर कंट्रोलर तो ये होगा, रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो उसमें जो न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कम करेगा। देखो कंट्रोलर रॉड, मॉडरेटर उसको स्पीड कम करेगा। कंट्रोलर जो रॉड होती है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है।
और मॉडरेटर होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है स्लो कर देता है बाय कोलिजन। तो अब अगर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, और जब तक न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है तब तक न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट नहीं होगी। अगर न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या करेगी, रिएक्शन रुक जाएगी। और मॉडरेटर क्या करता है, कोलिजन से उसको स्लो डाउन कर देता है। तो बम्बार्डमेंट तो हो रही है लेकिन इफेक्टिव बम्बार्डमेंट नहीं हो पाएगी, तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो कंट्रोलर का काम होता है रिएक्शन को रोक देना, और मॉडरेटर का काम होता है रिएक्शन को स्लो डाउन कर देना। कंट्रोलर के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, बोरान फिल्म में पढ़ चुके हो, बोरॉन एंड कैडमियम। बोरॉन का 10 वाला। न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल, जबकि ग्रेफाइट न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। फुल्लीन्स कैसे बनाते हैं, ग्रेफाइट को हीट कर, ग्रेफाइट को लेके इनर्ट गैसेस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक आर्क लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा, थर्मोडायनामिक इनर्ट गैस नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपराइज करेगा ही नहीं, थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल है। तो इलेक्ट्रिक आर्क लेते हैं, यानी टेम्परेचर में 2700, 2800, 3000 डिग्री मिल जाएगी, और वहां ग्रेफाइट, अच्छा साथ में नोबल गैस डाल देते हैं, क्यों, उस हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट इधर उधर कोई रिएक्शन ना करने पाए। तो इसीलिए जब ग्रेफाइट गैस में बदल जाता है तो चारों तरफ में हीलियम भरी है, और हीलियम नॉन रिएक्टिव है, तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, इनर्ट। और अब जब ठंडा करते हैं तो जमने के बाद जो हमें सॉलिड मास मिला, जब उसे चेक किया गया तो उसमें छोटी छोटी गेंदें हमें मिली। उन गेंदों में लेके जो गेंदों को चेक किया गया तो उसमें 60 कार्बन से लेकर के 370 तक कार्बन के नंबर, 350 370 तक कार्बन के नंबर मिले। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया गया फुल्लीन। ये मैन मेड एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। आप बताइए डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? सर लटकने वाले बॉन्ड जो ग्रेफाइट में बाहर की तरफ थे, मतलब वंडरवाल्स बनाते हैं फ्री वैलेंसी कह सकते हैं सर। ये जो वंडरवाल्स यहाँ नीचे लटक रहा था दो लेयर के बीच में, नो सर साइड वाले, सरफेस पर जो बनाते हैं इम्प्योरिटी के ये साथ। वाले। एक्चुअली जब आप क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए आप बोलते हो ना, तो आप बोलते हो कि डेफिनेट पैटर्न होता है बॉन्डिंग का। तो आप किसी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म को ले लो, जितने भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसी की, ये डायमंड का एक डेफिनेट पैटर्न है, कार्बन उसी पैटर्न में थ्रू आउट द एलोट्रॉप जुड़ा होगा। और अब जब इसमें से आप एक टुकड़ा काट के बाहर निकालते हो, तो जब आपने इस पीस को काट के निकाला तो ये वाला कार्बन ऊपर जिन वैलेंसी से जुड़ा था, जब आपने कट कर लिया तो वैलेंसी सरफेस के ऊपर फ्री हो गई, वैसे नीचे वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। और ये फ्री वैलेंसी एटमॉस्फेयर में जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अपने ला करके बांध करके अपने ऊपर चिपका लेती है। तो फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस, किसके सरफेस पे, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के, इसे हम लोग नाम देते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। फ्री वैलेंसी इसी वजह से तो डायमंड को वो कहा जाता है पॉइजन की तरह होता है। हाँ, इसलिए बोला जाता है कि डायमंड। अब आप बताइए, अगर हम फुल्लीन की बात कर रहे हैं और फुल्लीन एक स्फेरिकल शेप का फुटबॉल या वॉलीबॉल की तरह है, तो आपने फुटबॉल देखा होगा, लेदर सिला होता है, ऐसे हेक्सागोनल होता है, लेदर के टुकड़े होते हैं और वो आपस में सिल करके ये पूरा फुटबॉल का शेप बनाया जाता है। ये अब आप बताइए, अगर ये हमारे पास फुल्लीन का स्फेरिकल बॉल है तो इसमें जो ये हेक्सागोनल रिंग है ये कितनी पाई जाएगी? 20। और हेक्सागोनल रिंग कितनी पाई जाती है? 12। और आप बताओ, जब ये आपस में सिली जाएंगी, जब इनका आपस में फ्यूजन होगा तो कौन किससे फ्यूज करती है? तो 6 मेंबर्ड 5 और 6 दोनों से करेगा, और 5 मेंबर्ड वाले 6 वाले से करेगा सर। 6 मेंबर्ड रिंग 6 से दोनों से कर सकती है, दोनों से। मेंबर्ड रिंग 5 से फ्यूज कर सकती है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज करती है। 5 मेंबर्ड रिंग कभी किसी 5 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज नहीं करती।
सबसे प्योर एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा है भाई? फ्लोरीन, Fullerene. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड। अब फुलीन में एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने आगे लिखा है, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया था, अब उसको मुझे देखना है, इधर ध्यान ही नहीं पड़ता यार, भूल जाते हैं। और जरा देख लें तो लोगों में किसी को पता हो तो अच्छी बात होगी। जरा देखना इस लाइन को। इन्होंने कहा कि जब हम फुलीन की बात करते हैं तो इट इज आल्सो कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड विथ सीसी डिस्टेंस दिस एंड दिस। सर इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर? कौन सा? नहीं एटॉमिक सॉलिड। हाँ इतना बोल सकते हो कि थोड़ा लार्ज स्केल पे अगर हम चले जाएं तो हम बोल दें हमारे पास एक C60 एक C60 है, तो चूंकि इनफाइनाइट इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ग्रेफाइट क्या है, इनफाइनाइट कार्बन जुड़ सकते हैं, डायमंड में इनफाइनाइट कार्बन जुड़ सकते हैं, लेकिन फुल्लीन्स में इनफाइनाइट कार्बन नहीं जुड़ सकते। तो थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जाओ तो कह सकते हो कि आइडेंटिटी इसकी है, एक गेट की अपनी आइडेंटिटी है, इस गेट की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन इनिशियली दे ऑल आर एटॉमिक नॉट मॉलिक्यूलर। बोलो भैया किसी ने इसको पढ़ा कहीं कुछ इसके बारे में? नो सर। ये मेरे समझ में नहीं आता है, इन्होंने कैसे ये बोल दिया कि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड। ये यार चेक करना है, दिमाग में बात आती है, लेकिन अब ये कि जब पढ़ाते समय क्लास में होते आती है, फिर दुनिया भर के बवाल है, ध्यान ही नहीं जाता है। उसको हम फिर देखेंगे, बताएंगे, नहीं मिलेगा तो बात करेंगे। अच्छा अब यहां से 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में नोट करके रखना है। हम जब बोलते हैं कि ग्रेफाइट को कि इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ऐसा इसलिए है कि हम मान के चलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, टेकन एज 0, होता नहीं है, टेकन एज 0 हम मान लेते हैं। और अब दूसरे एलोट्रॉप्स को इससे कंपेयर करते हैं कि किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन इससे ज्यादा होगा और किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन इससे, इस पे हम लोगों ने बात किया है क्या इसके पहले? यस सर। यस सर। अरे तो फिर काहे यहाँ एनर्जी बर्बाद करवा रहे हो? चलो अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन, अब देखो इसके अलावा जो है तो उसमें कह रहे हैं ग्रेफाइट पुलिस हो गया, कार्बन ब्लैक, इसका इस्तेमाल क्या करते हो? टायर्स में फिलिंग करते हैं, और जहाँ ब्लैक चीज होती है वहाँ यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड और कार्बन ब्लैक टायर फिलिंग में तो करते ही है, मान लो तो है ही है। ब्लैक इंक में। हाँ यस सर। अच्छा कार्बन ब्लैक लैम्प ब्लैक क्या एक ही चीज है क्या? शायद। हाँ यस सर। लिमिटेड सप्लाई या फिर आईलाइनर बनाते हैं, सुरमा बनाते हैं, बूट पॉलिश बनाते हैं, टाइपराइटर इंक बनाते हैं, टायर्स के फिलिंग के काम आता है। चारकोल, चारकोल एंड कोक दोनों की बात कर रहे हैं, चारकोल एंड कोक also obtained by heating the wood or coal respectively at high temperature in the absence of air। जब एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं। अब जिस चीज को गर्म, जैसे वुड को गर्म कर दिया तो वुड चारकोल बोल देते हैं, और अगर कोल के साथ ऐसा करते हैं तो जो बनता है वो प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ कोल इज नोन एज कोक। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासीन। एंथ्रासाइट।
हाँ और सबसे गंदा कोयला? पीट। कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ होती है? एंथ्रासाइट। भाई जो अच्छी क्वालिटी है तो इसका मतलब वहाँ कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा। जब जलाओगे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा हीट निकलेगी, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा हो गया। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी? पीट की होगी। पीट की होगी। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू पीट की होगी। चलो, इनके कंपाउंड्स में तो यहाँ कुछ बताने के लिए है ही नहीं है, तो बस सिंथेटिक गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बकवास की बात है। ड्राई आइस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छा आगे तो ही है। अच्छा, अब हम आज आपको अभी दो असाइनमेंट शेयर कर देंगे। एक कार्बन फैमिली का, उसमें 25, 30, 40 क्वेश्चन होंगे, और एक बोरान फैमिली का है। तो दोनों असाइनमेंट आपका डालना, और नेक्स्ट हम लोग की मुलाकात होगी तो उसमें जो डाउट फुल क्वेश्चन होंगे उससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद अगर मेरी कोई अब क्लास लगेगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या करना, मतलब नाइट्रोजन फैमिली वगैरह करें या DF से? नाइट्रोजन फैमिली। DNF। सर पहले DNF, सर पहले हाँ सर, DNF। पहले DNF करवा दीजिए। यस सर। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी तो नाइट्रोजन फैमिली बहुत आगे आएगा, तब तक तो अगर बीच बीच में हम DF करवा लेंगे तो खत्म भी हो जाएगा हम लोग का। यस सर, DNF सही रहेगा। तो चलो, अगली जो मुलाकात होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे DN/F ब्लॉक एलिमेंट्स। सर तो ओके सर। अगली मतलब कब होनी है? 135 वाला लगवाए है ना? अभी तो कल हमें लग रहा है कि आपके यहाँ कल नहीं है आपकी क्लास। केमिस्ट्री की पूरी क्लास है। सर फिजिकल कब टेस्ट, इसीलिए 2 4 6 सर में लगेगी फिजिकल शायद। कब लगेगा हम लोग का? नहीं नहीं, कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। नो सर, कल नहीं है। हाँ, कल शायद कोई टेस्ट वेस्ट। मनीष सर की है क्लास। अच्छा, हम्म। और किसकी है? मिश्रा सर सर की, की RD है, सर की, मिश्रा आरडी सर सर की। की है। आर्टिस्ट में मिश्रा सर। और मिश्रा सर भी है। यस ठीक है सर। दोनों। क्या फिजिक्स वाले दो 3 लोग क्लास दे रहे हैं यार, एक केमिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सर पता आप बोलिए सर। तभी ना जैसे बायो में लगेगी। भी होता है। सर हम लोग का फिजिकल का क्लास लगवाइए सर प्लीज। नहीं, सर दो दो के फीस। अच्छा, दोनों लोग फीस में क्या पढ़ा रहे हैं, आ रहा है? नहीं सर, मिश्रा सर आगे चल रहे। नहीं, वही कह रहे हैं, जबरदस्ती फिर क्यों लगा रहे हैं? हमारा कोर्स आ रहा है, हमारी केमिस्ट्री की क्लासें नहीं लग पा रही तो मिश्रा। सर आप बात करिए, आप फिर उनसे बोलिए कि हमें दे दीजिए क्लास। चलो सारे बात कर रहे हैं भाई, यस ऐसे सर। तो फिर हो ही नहीं पाएगा यार। यस सर। सर यस सर। फिर इस लेट हो महीने जाता है में फिर। सब खत्म करवा भाई दीजिए। सर हमारी, लेकिन मिश्रा सर ने हम लोगों से पूछा था, उन्होंने बोला था कि डेली हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो सर हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि आपकी क्लास नहीं लगी है। नहीं हमको लग रहा है कल केमिस्ट्री हमारे यहाँ फिर कोई नहीं लगी है शायद। नो सर, कल नहीं कोई नहीं, सर, केमिस्ट्री कोई नहीं। नहीं लगी फिर है। क्लास। नहीं तो ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, हम लोग का तो मान लो यस सर। हमारी एक्स्ट्रा थी, लेकिन हम विजय सर या ऑर्गेनिक में उनकी DP सर की लगाते तो वो तो हमारे टेस्ट का कोर्स होगा ना। सर केमिस्ट्री पीछे है सर, 11th की सर, फिजिक्स खत्म हो आई। सर अब की बार अमरीश सर नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? बेटा अमरीश सर थे, लेकिन फिर वो इनिशियली छोड़ के चले गए। और सर वो परवेज सर? परवेज सर, यस सर, क्लास लगती नहीं उनकी हमारे ऑनलाइन में। परवेज सर हैं। सर तो परवेज सर को ही भेज दीजिए ऑर्गेनिक के लिए। यस सर। नहीं सर, सही कह रहे हैं सर, ऑर्गेनिक के लिए प्लीज देख लीजिए। चलो अच्छा। बहुत स्लो हो जाता है फिर। हाँ सर, आप एक बार मतलब कह दीजिए, एक बार ये चीज कहिए। हम लोग तो बहुत कहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। परवीन सर को उनको तो लगा होता ही नहीं है, मीटिंग होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। चलो चलो ठीक है, बात करते हैं। सर कल 9 ओके सर। बजे के बाद आप कोई क्लास लगवा लीजिए, हम लोग की 9 बजे तक हो जाएगी क्लास। नहीं, नहीं, 9 पहले तो बजे आज के हम ये बाद बात कर तो लेते हैं कि
भाई हम कहते हैं आप फिजिक्स 2-2 चला रहे हो, हमारा कोर्स का टॉपिक नहीं चल पा रहा, तो काहे फिजिक्स सर 2-2? अगर कोई नहीं लगा रहा है तो आप अपने ही तो लगवा लीजिए सर, आपका भी तो, हम लोग का इनऑर्गेनिक भी तो पीछे ही है। नहीं 9 बजे की बात नहीं सर। देखो सर अब हम दिन भर हम लोग क्लास ही लेते रहेंगे और क्या? क्या सर, अपना कब पढ़ेंगे फिर? लगाएंगे, लेकिन साथ में कम से कम कोर्स वाला एक टीचर तो हमारे यहाँ चलता ही रहे ना, यस तब तो सर। बात समझ में आती है। भाई इलेक्ट्रो आपकी नहीं, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी इलेक्ट्रो इसके आ बाद, रही है और हेलोल्केन हाइअल्केन्स वगैरह। तो बड़े सर टॉपिक दोनों नहीं हुआ है। नहीं है तो। सर ऑर्गेनिक में प्लीज देख लीजिएगा परवेश सर के लिए। यस सर। अच्छा सर ये चीज आप सिंह सर से कह दीजिएगा, प्रॉब्लम लिखते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं होता है फिर। चलो, यस सर, कई बार पहले कह हम चुकी तुम्हारे यहाँ हूँ ऐसा मैं। करते हैं, पहले हम तुम्हारे यहाँ फिजिकल शुरू करवाते हैं, फिर अभी यस सर। यस सर। सर की होती है वो फ्री होते हैं, तो उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में देते हैं, ठीक है? हाँ सर, ये ठीक है चलो ठीक है, ओके। सर। आप शीट सेंड कर दीजिएगा फिर। हाँ ओके सर। ठीक और है। इसमें आंसर्स हैं? आंसर्स नहीं, आंसर्स तो हम लोग कल परसों में क्लास जब भी हमारी ओके होगी सर, उसमें डिस्कस आपको करते डाउट होगा और डिस्कस करो। हैं। ओके सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके अच्छा।